हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस आज सैटरडे है और आज धनतेरस भी है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी के घरों में अच्छा धन बरसे एंड आप लोगों के जो मॉनेटरी एसेट्स हैं उसके अंदर अच्छी समृद्धि हो। तो आज की न्यूज़ की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड पार्ट, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक बर्ड है एंड अब उस बर्ड ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान वाली साइड। तो इस बर्ड के बारे में हम जानेंगे कि ऐसा ये क्यों कर रही है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। सेकंड आ जाता है उसके बाद FATF का ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान को आपको पता है FATF के ग्रे लिस्ट में रखा था, हालांकि इंडिया चाहता था ब्लैक लिस्ट में रखा जाए ताकि इकोनॉमिकल प्रेशर के अंदर टेररिस्ट को जो है सपोर्ट करना बंद करे पाकिस्तान। लेकिन हाल ही में 4 साल ग्रे लिस्ट में रहने के बाद ग्रे लिस्ट से बाहर उसे रिसेंटली निकाल दिया गया है। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है IR के अंदर। उसके बाद आ जाता है इंडिया ने एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को टेस्ट किया है। तो ये आपके GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस आपका जो डिफेंस है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग भी CDS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास आ जाता है इमरान खान, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली बार कर दिया है कि आप इलेक्शंस ही नहीं लड़ सकते। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कैसा रहने वाला है इसको भी हमने देखना है। इसके अलावा रोज़ की तरह हमारा एक MCQ होगा एंड उसके बाद हमारा मेंस का क्वेश्चन होगा और हमारा एक रिवीजन टॉपिक भी होगा। सबसे पहले बात करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टैटिक क्वेश्चन में से एंशियंट हिस्ट्री। तो अगर हम एशियंट हिस्ट्री के स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। तो आपको पता है कि हड़प्पन सभ्यता जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता रही है और इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी साइट ऐसी है जो कि हड़प्पन साइट नहीं है। एंड रादर मैं तो कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की हुई है तो आपको इन साइट्स के बारे में, सबकी साइट्स के बारे में एक एक लाइन आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो फर्स्ट है चहुंदारो, उसके बाद है कोडीजी, उसके बाद है सोहगुरा, उसके बाद है देसालपुर। तो आपको इनके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये आप इमेज देख सकते हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, राइट। और ये पाकिस्तान के अंदर ही जो है क्लिक की गई है और ये बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसको शॉर्ट में GIB बोलते हैं। ये एक एंडेंजर्ड लेवल की बर्ड है, राइट। और इंडिया के अंदर ये पाई जाती है, डेजर्ट एरियाज़ के अंदर पाई जाती है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड हो रही है तो कहा जा रहा है इट हैज़ स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ये जो है डेजर्ट एरियाज़ में पाई जाती है, राजस्थान की स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आती है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी इसको प्रोटेक्टेड स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। राजस्थान के अंदर 95% ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो पाई जाती है, हालांकि वहाँ पे भी आप कह सकते हो कि कम होता जा रहा है। इसके अलावा कैप्टिविटी के अंदर इसको ब्रीडिंग लेने की भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये रिप्रोड्यूस कर पाएँ और हम इनकी क्वांटिटी को जो है वो इंक्रीज़ कर पाएँ। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हम इंटरनेशनल सपोर्ट को भी गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। सिर्फ 24 चिक्स हैं जिनको हमने कैप्टिव में सक्सेसफुली ब्रीड किया है। आई एम सॉरी। पोचर्स जो हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं और वाइल्ड लाइफ हंटर्स वो इनको बहुत ज़्यादा मारते हैं। और राजस्थान के साथ ही आपका सिंध का डेजर्ट लगता है जो पाकिस्तान का प्रोविंस है। तो इसीलिए ये जो बर्ड्स हैं ये राजस्थान से सिंध के अंदर जो है फ्लाई करके एंटर कर जाती हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर लाइव्स। तो ये जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं पोचर्स की प्रॉब्लम के कारण ये हो रहा है। तो इंडिया को काफ़ी सारे स्टेप्स लेने चाहिए कि हम अपनी एक्जॉटिक बर्ड्स की जो स्पीशीज़ हैं इनको प्रोटेक्ट कर सकें और जो इस तरह के हंटर्स और पोचर्स हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा जल्द से जल्द जो है दिलवा सकें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ अबाउट द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। तो FATF क्या है? FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करती है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स जिससे कि आप टेररिज्म को एड करते हो वो सारी चीज़ों को जो है कर्ब करने की बात करती है। G7 कंट्रीज़ ने इसको 1989 के अंदर जो है बनाया था ताकि दोबारा कोई 9/11 जैसे अटैक्स जो हैं वो सारी चीज़ें ना हो पाएँ। तो 9/11 सबसे बड़ा एक आप कह सकते हो शॉकर था जिसके अंदर इन्होंने सबसे बड़े हार्श स्टेप्स लिए थे ताकि किसी भी तरह के जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उनको स्टॉप किया जा सके। इसके अलावा 2012 के अंदर इन्होंने पॉलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे ईरान वगैरह के ऊपर भी जो है काम किया था ताकि आप न्यूक्लियर वेपन्स का भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है अगर आप वो पर्टिकुलर ट्रीटीज़ के अंदर कवर नहीं होते तो वो ना आ सकें। इसके अलावा भी जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स करप्शंस होती हैं उनके अगेंस्ट FATF जो है एक्शन लेता है और अगर कोई कंट्री पकड़ा जाता है तो उसको जो है पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर डाल देता है ताकि उनकी इकॉनमी जो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो और वो कंट्रीज़ जो हैं उस तरह के कामों को करना बंद कर दे। तो आप कह सकते हो एक किस्म से जैसे पुराने टाइम में किसी गाँव में हुक्का पानी बंद कर देते थे किसी पर्सन का ताकि वो प्रेशर में आके वो अपने आप को सुधारे, तो वही चीज़ यहाँ पे FATF करने की कोशिश करता है। 37 मेंबर जुरिस्डिक्शंस हैं इसकी और 2 रीजनल इसकी ऑर्गेनाइजेशंस है, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, राइट। इसके अलावा जिसका हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, इसके अंदर लिस्ट्स की बात करते हैं तो ग्रे लिस्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान था। इसके अंदर वो कंट्रीज़ आते हैं जो सेफ हेवन होते हैं टेरर फंडिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग के, और बेसिकली आप कह सकते हो कि इनको यही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को इनडायरेक्टली, राइट। तो सेफ हेवन कंट्रीज इसके अंदर आ जाते हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान को भी इसके अंदर डाला गया था। एंड इनको ब्लैक लिस्ट करना भी बड़ा आसान हो जाता है। और अगर ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ हैं, मतलब कि जो कोऑपरेट कर ही नहीं रही हैं, वो सरेआम जो है टेरर फंडिंग भी कर रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं, जो उनके ऊपर सैक्शंस लगाई जा रही है वो उनकी भी बात नहीं कर रही है, और बेसिकली सब कुछ ओपन में ही कर रही है। तो उसके अंदर कौन कौन आ जाता है, उसके अंदर ईरान आ जाता है और आपका आ जाता है कोरिया, ठीक है। सो नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, ये दोनों ब्लैक लिस्ट में है। तो हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान भी, क्योंकि कर तो जो कुछ रहा है सरेआम ही कर रहा है, बट पाकिस्तान बड़ा ही आप कह सकते हो डिप्लोमेटिकली सब कुछ कॉपरेट कर रहा था सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को। दैट इज़ वाई उसको जो है ग्रे लिस्ट में ही रखा गया था और उसके ऊपर काफ़ी असर हुआ, लेकिन उतना असर नहीं हुआ जितना कि शायद ब्लैक लिस्ट कंट्री के ऊपर होता। अब अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट के अंदर रखा था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया था 2022 तक, अलॉन्ग विद सीरिया, टर्की, म्यांमार, फिलीपीन, साउथ सूडान, युगांडा, यमन, इस तरह के 22-23 और कंट्रीज़ के साथ। लेकिन अब जो है पाकिस्तान को यहाँ से बाहर जो है वो निकाल दिया गया है, विच इज़ अ बिग रिलीफ फॉर पाकिस्तान। इन्होंने कहा है कि FATF की स्क्रूटनी के हिसाब से हमने देखा है कि पाकिस्तान ने काफ़ी सारे एक्शंस लिए हैं अगेंस्ट द टेररिस्ट एंड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है भरोसा हो सके। इन्होंने कंडेम किया है मुंबई के जो 26/11 अटैक्स है उनको भी, और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पे भी पाकिस्तान अगर प्रॉपर क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करता है टेररिज्म के अगेंस्ट और एंटी टेरर फाइनेंस को सपोर्ट करता है, और जो भी जमात इस्लामी वगैरह जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट इस तरह की सिमिलर नेम्स की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान से ही ऑपरेट कर रही थी, उनको भी ट्रैक डाउन करता है। तो हम पाकिस्तान को जो है बाहर ही रखेंगे। एंड ये जो प्रोग्रेस है पाकिस्तान की तरफ से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और बाकी कंट्रीज़ भी इस तरह से प्रोग्रेस करती है तो उनको भी हम जो है रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट आता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस। तो डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने अपनी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को अभी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया है, ठीक है जी। तो ये एक तो मेड इन इंडिया है, इंडिजीनियस मिसाइल है ये, ठीक है जी। इसके बाद बैलिस्टिक मॉडल है, बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको DRDO ने लॉन्च किया है ओडिशा से।
DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टोटली मेड इन इंडिया मिसाइल है। काफ़ी आप कह सकते हो स्लिम मिसाइल है, और इसको एक किस्म से मोबाइल लॉन्चर से भी आप जो है पोर्टेबल बेसिकली पोर्टेबली लॉन्च कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत हैवी सेटअप की ज़रूरत नहीं है, आप एक पोर्टेबल सेटअप से भी इसे लॉन्च कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। इसको लॉन्च किया गया था उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो आपको पता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और साइंटिस्ट भी रहे हैं, तो इनकी याद में हमने एक आइलैंड को जो है नाम किया हुआ है, और वहाँ से हम इसे टेस्ट करते हैं। अगर फ्यूलिंग की बात करते हैं तो ये सॉलिड फ्यूल के ऊपर चलता है, एंड सारे के सारे जो मिशन पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर ये खरा उतरता है, और इसको रडार्स वगैरह से हम जो है ट्रैक कर सकते हैं। और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर्स की रखी गई है। तो ये बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो मिसाइल है, और प्रीवियस इसके जो टेस्ट हुए थे वो भी इसके सक्सेसफुल रहे हैं, इस बार का टेस्ट भी हमारा सक्सेसफुल रहा है। तो इट इज़ बेसिकली रेडी फॉर इंडक्शन इन द आर्मी एज वेल एज एक्सपोर्ट। अगर कोई और कंट्रीज़ में जो है इंटरेस्ट शो करता है तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज अब पहले हम इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस मटेरियल थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस मटेरियल बनते जा रहे हैं। हमने मिसाइल्स के अलावा हेलीकॉप्टर्स और अन्य जो एसेसरीज़ हैं आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, उनको भी सेल करना शुरू कर दिया है। तो इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी, इंडियाज़ GDP। एंड साथ ही साथ इसके बाद जो इनके AMC कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सभी डिफेंस डील्स के, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके अंदर भी आपको रेगुलर सर्विस प्रोवाइडिंग के रेगुलर पैसे जो हैं वो मिलते रहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड बेसिकली फाइनेंशियल मॉडल ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इमरान खान की बात करते हैं। तो इमरान खान जो हैं उनको बाहर कर दिया गया है इलेक्शन से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे पहले पाकिस्तान के, ये पॉलिटिकल ऑफिस में थे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, राइट। लेकिन फिर भी इन्होंने ऑफिशियल्स को मिसलीड किया अबाउट द वैल्यूएबल गिफ्ट्स दैट ही वाज रिसीविंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन लीडर्स वाइल ही वाज इन पावर। तो इनको कुछ वैल्यूएबल गिफ्ट्स जो है मिल रहे थे ड्यूरिंग द पावर, राइट। तो उसके बारे में कुछ मिसलीडिंग चीज़ें इन्होंने कही थी, एंड इसके अलावा भी इनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए इसको जो है इमरान खान को नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने से बैन जो है वो कर दिया गया है। हालांकि इनके जो सपोर्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए इस बात पे, और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो वहाँ पे आगजनी टाइप्स हो गई दफ्तर के बाहर ही, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर ही। और उसके बाद जो लॉयर्स हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा है कि हम इस डिसीज़न को नहीं मानते हैं, एंड वी आर गोइंग टू चैलेंज द सेम बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो कंसर्न प्रोविंस है उसके हम जो हाई कोर्ट है उसके अंदर जाकर, प्रॉबेबली पंजाब ही होगा, तो पंजाब हाई कोर्ट के अंदर जाकर हम इसको जो है स्ट्रक डाउन करवाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइट द इलेक्शंस। तो प्रॉबेबली दे मस्ट बी ट्राइंग टू गेट अ स्टे। अब इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया के काफ़ी अच्छे संबंध रहे थे इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान से। सो प्रॉबेबली हम कह सकते हैं कि हमारे लिए तो अच्छा ही था अगर वो पावर में रहते तो, एंड मे बी कुछ चीज़ें जो है डिप्लोमेटिकली हम सॉल्व कर सकते थे कुछ इश्यूज़ को, जो शायद अब फ़िलहाल सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो इमरान खान जो हैं वो बहुत बार अपनी स्पीच के अंदर इंडियंस का नाम लेते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इंडियन जुडिशल सिस्टम की बात करते हैं, इंडियन पॉलिसीज़ की बात करते हैं। तो मीनिंग देयर बाय कि वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो आकर्षण एक फ़ील होता है, या एक कनेक्ट फ़ील होता है इंडिया के साथ, इंडियंस के साथ, विच इज़ गुड फॉर आर सॉफ्ट पावर ऑल्सो। तो अगर हमारी सॉफ्ट पावर अच्छी रहती है तो हम उसके इस्तेमाल से भी अपने जो डिप्लोमेटिक एंगल है उससे हम अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं, ट्रेड शुरू करवा सकते हैं अपनी टर्म्स के ऊपर, जिसके अंदर दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा भी होगा, दोनों कंट्रीज़ के लोगों का फ़ायदा होगा। एंड अभी भी देखिए अगर ट्रेड की बात करें तो हम, पाकिस्तान हमसे डायरेक्ट ट्रेड करता नहीं, वाया दुबई करता है, तो हमारा तो चलो सामान जो बिकना बिक जाता है, दुबई बीच में फ्री फंड का पैसा कमाता है, और पाकिस्तान के जो नॉर्मल लोग हैं उनका जो है नुकसान होता है। तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं। उसके बाद जो थोड़े बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं जो इस लेवल पे सॉल्व हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी सॉल्व हो सकती थी। बट एज ऑफ नाउ देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट इमरान खान को
जो है एग्जोनरेट करती है या वो भी इन्हें कन्विक्ट ही करती है फॉर द क्रिमिनल फॉर द करप्शन चार्जेस, एंड उससे आगे क्या असर जो है वो पड़ता है। सो दिस वाज इट फॉर द इमरान खान न्यूज़। तो अगर हम आ जाते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर पे, तो इसका आंसर होगा सी, सोहगोरा। कोट डिजिट जो है ये सिंध के अंदर आता है, ये हड़प्पन वैली की साइट है। चाहुन दारो जो है ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, और ये भी आपकी मेच्योर हड़प्पन वैली की साइट है, राइट। लेकिन जो शाहगौरा है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, जो कि कॉपर टिन जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके लिए मशहूर है मौर्यन पीरियड के लिए। इट इज़ नॉट अ हड़प्पन वैली साइट। और देसालपुर जो है ये गुजरात में पड़ता है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ मैच्योर हड़प्पन वैली साइट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने मेंस के आंसर पे। तो मेंस का हमारा क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स फॉर द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। इसके अंदर हमें प्लान्ड सिटीज़ के बारे में बताना है, जिसके अंदर ला कर्बजर और चंडीगढ़ के एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं, किस तरह से एक हाई पेडेस्टल होता था, फिर लोअर सेक्टर्स, उसके बाद फिर कॉमनर्स के सेक्टर्स, वो सारी अर्बन प्लानिंग आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। फेयरली इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी में पहले भी आ चुका है, स्टैटिक पोर्शन में बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। तो स्टैटिक पोर्शन अगर अच्छे से किया हुआ है आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो आप इसे आराम से अटैम्प्ट जो है वो कर पाएंगे। सो आप इसे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के अपना भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। तो ये जीएस3 इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस की कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है, जो कि इशू करती है नोटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, सेल, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड यूसेज ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। तो इसको SUP, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम शॉर्ट में बोलते हैं। इनको आप मेनली कटलरी आइटम्स जो आपकी होती हैं, यानी कि डिस्पोजेबल चम्मच, कांटे जो आप रेस्टोरेंट्स में खाते हो, पैकेजिंग फिल्म्स होती हैं, टॉफ़ीज़ के रैपर्स होते हैं, आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं, इन सब चीज़ों में मेजॉरिटी रूप में पाते हो। तो अगर हम नुकसान की बात करते हैं, तो इसके जो मेजर नुकसान हैं वो हैं, एक तो ये फॉसिल फ्यूल से बनता है, ठीक है, पेट्रोलियम से ही बनता है बेसिकली। उसके बाद इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है, 100 ऑफ ईयर्स तक डिकम्पोज नहीं होता, तो इसीलिए वो वहाँ पे स्टिक रह जाता है। उसके बाद रिसाइकलिंग इसकी बहुत मुश्किल है, और इसको एक्यूमुलेट करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप बॉटल्स ही देख लो, पानी की बॉटल्स आप हर जगह पड़ी हुई मिल जाती हैं, पॉलीथीन मिल जाता है, तो कौन ही रिसाइकलिंग के लिए देता है। तो रिसाइकलिंग बड़ा मुश्किल है। उसके बाद सारे के सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जब ये जलता है, इसको जला देते हैं कुछ लोग जैसे प्लास्टिक को, या फिर ऐसे ही ज़मीन में फेंक देते हैं, तो इसको जो लीकेज कॉज होती है उससे ये टॉक्सिन्स बनाता है। उसके बाद अगर किसी की बॉडी में चला जाता है तो हार्मोन डिस्ट्रप्शंस और कैंसर्स कॉज करता है, जो कि माइक्रोप्लास्टिक्स से हो जाता है, या नैनो प्लास्टिक्स, नैनो पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद ओशियंस के अंदर फेंक देते हैं, तो ओशियन के अंदर पोल्यूशन हो जाता है और मरीन लाइफ मरने लग जाती है। हमने कितनी सारी वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जिसमें कि टॉर्टोइस की नाक के अंदर कुछ चला गया, किसी फिश के पेट के अंदर कुछ चला गया, तो ये सारे जो कंसर्न्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद जो आपके मरीन एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो इनको निगल लेती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, अगेन हमें पता है। उसके बाद अगर जो लोग सी फूड एंजॉय करते हैं, उनकी फूड चेन के अंदर ये चला जाता है, तो इनडायरेक्टली कोई बहुत ही ख़राब प्लास्टिक का पार्ट आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, जो कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी और आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको ख़राब करने लग जाता है। तो दीज आर द मेजर इश्यूज विद सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। तो अब हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन करता है। उसके बाद हमने ये सारे इश्यूज़ पढ़े, प्लस डिस्पोजेबल इश्यूज़ बहुत है, क्योंकि इसको जलाओ तो भी प्रॉब्लम है, दफनाओ तो भी प्रॉब्लम है, और डिकम्पोज ये होते नहीं हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट होता रहता है और हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ भी हैं। तो इसको हम कैसे जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करनी है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा।
और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।